स्वागत है आपका कारण बाइक में और हम लाए हैं एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आपके लिए। बिलाल, आज हमारे साथ है दो ब्रांड्स जो सदियों से compete करता आ रहा है, मर्सिडीज बेंज और BMW। जी हाँ, कई सालों से हर एक सेगमेंट में इन दोनों मैन्युफैक्चरर्स की एक कार एक दूसरे से compete कर रही है और अब एक लग्जरी एंट्री लेवल SUV सेगमेंट में ये दोनों ही आ चुकी है एक इलेक्ट्रिक अवतार में। जी हाँ, आज हमारे साथ है EQA और iX1, दोनों अपने इलेक्ट्रिक वर्जन्स में हमारे साथ है और आज हम जानेंगे कि कौन से ब्रांड ने ये मुमकिन किया है कि हमें एक होलसम एंट्री लेवल लग्जरी SUV दे। मेरा नाम है बिलाल फिरफिरे, मैं हूं सेशन विजय राघवन और आगे बढ़ने से पहले कारण बाइक हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिजाइन और डायमेंशन से। और अगर हम देखें, कंपेयर करें ऑन पेपर, तो iX1 का डायमेंशन थोड़ा बड़ा है, उसका लेंथ ज्यादा है, हाइट ज्यादा है और उन ओवरऑल उसका विड्थ भी EQA से बड़ा है। करेक्ट, बात तो सही है, बट लेकिन जो डायमेंशन का फिगर मेरे लिए मैटर करता है वो है व्हील बेस, और उस मामले में EQA का व्हील बेस इससे बड़ा है और साथ ही साथ उसमें आपको 19 इंच के एलॉयज भी मिलते हैं और यहाँ पे सिर्फ 18 इंच के एलॉय। हाँ, बट जो उसका डिजाइन है iX1 का, वो थोड़ा प्रॉपर क्रॉसओवर लगता है, उसका स्टैंड काफी चिजल्ड है, एक प्रॉपर SUV का स्टैंड देती है X1। ट्रू, बट मेरा ये मानना है कि जो EV ओनर्स है उनको उनकी जो EV होती है वो EV जैसी लगनी चाहिए, और वहाँ पे EQA शाइन करता है क्योंकि ये एक EV जैसा लगता है। वहाँ पे iX1 क्राउड में खो जाएगा। इसको अगर आप रेगुलर X1 के बाजू में खड़ा कर दे, ग्रीन नंबर प्लेट के अलावा इसे डिफरेंशिएट करने के लिए और कोई मेजर फैक्टर नहीं है। हाँ, वो तो है, बट लाइक मुझे पसंद है iX1 का डिजाइन। वेल, मेरा वोट तो EQA को जाएगा डिजाइन और डायमेंशन के मामले में। आपका क्या ख्याल है? आपके हिसाब से कौन सा डिजाइन बेहतर है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सेशन, हम बैठे हैं अब iX1 के कैबिन में, और चलो 4 पैरामीटर्स दोनों का आज हम डिस्कस कर लेंगे। पहले देखते हैं इसका कैबिन फील और स्पेस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें फीचर्स भी और हाउ द ओवरऑल कैबिन मेक्स यू फील। एग्जैक्टली, ठीक है। फीचर्स की बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। काफ़ी अच्छा कैबिन है। इनफैक्ट मुझे लगा कि जैसे मैंने पहले कहा था कि फ्रॉम एक्सटीरियर EQA है जो EV जैसा दिखता है, Exactly. दिस डजंट स्टैंड आउट। कैबिन में थोड़ा उल्टा है। यस, दिस कैबिन फील्स मोर लाइक एन EV। यहाँ पे आपको ये फ्लोटिंग टनल ये मिल जाता है, फ्लोटिंग सेंट्रल कंसोल मिल जाता है, और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। यू गेट अ बिगर डिस्प्ले हियर, लेकिन इसका इंटरफेस, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट इंटरफेस। बहुत कंफ्यूजिंग है, छोटे से छोटा सिंपल फंक्शन बहुत अंदर की तरफ ढूंढना पड़ता है। और ये जो फ्लोटिंग कंसोल है, ये बिकॉज BMW ने थोड़ा सा अपना प्लेटफॉर्म ट्वीक किया। करेक्ट, तो आई थिंक मर्सिडीज ने नहीं किया। इट्स जस्ट अ डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम एन ICE टू EV। बिल्कुल। EQA की बात तो हम करेंगे जब जैसे ही हम उस गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ तो मुझे और भी कुछ चीज़ें अच्छी लगी, जैसे कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसमें कुछ काफ़ी सारा अच्छा ग्राफिक्स यूज़ किया है तो वो अच्छा दिखता है। सेकेंडली, इसका AC काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओह रियली? या इसका AC, यू गेट AC, उसमें भी ऑटोमेटिक AC, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल कंट्रोल, बट इसका क्विक है ठंडा करने में। हाँ, इसकी जो सीट्स है ये भी काफी कंफर्टेबल है, Exactly, सॉफ्ट है। इसका जो डायमेंशन है सीट्स का, वो भी काफी कंफर्टेबल है, मुझे लगा। ये सही बात है। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी सी इसमें पसंद नहीं आई, वो है कि यहाँ पे जो पावर सीट एडजस्टेबिलिटी है वो सिर्फ ड्राइवर के दोनों पैसेंजर्स को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे मेमोरी फंक्शन आपको सिर्फ ड्राइवर को मिलता है, पैसेंजर पे नहीं मिलता। एग्जैक्टली। और ऑल्सो इसका जो प्लेसमेंट है वो मुझे थोड़ा कन्वेंशनल है, लेकिन ये मुझे उतना पसंद नहीं आता। थोड़ा सा रीच करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो इसलिए क्योंकि मर्सिडीज में यार दरवाजे पे दिया हुआ है, व्हिच इज वेरी अनकन्वेंशनल। बाकी लोग नहीं देते क्योंकि सब जगह पे हमेशा आपको सीट नीचे मिलेगा। एग्जैक्टली, ईजियर टू रीच है, वहाँ पे आपको 3 लेवल्स ऑफ मेमोरी फंक्शन मिल जाता है। तो अगेन, अदरवाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक और चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगता है। आप सेंटर कंसोल में जो स्पेस है तो पैसेंजर के लिए दी है, ये ड्राइवर के लिए नहीं। बिल्कुल, तो रीच करने के लिए थोड़ा सा, दैट इज बिकॉज ये राइट हैंड ड्राइव मॉडल से कन्वर्ट की गई है, तो ये कुछ चीज़ें रह जाती है। तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोनों कार्स से
वो ये है कि अगर मुझे टच स्क्रीन कंट्रोल करना है मैनुअली, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं दिया है, जो पुरानी मर्सिडीज और BMW दोनों में आता था। करेक्ट, BMW में आई ड्राइव कंट्रोलर आता था, सेम मर्सिडीज में भी एक कंट्रोलर पैड आता था, ट्रैक पैड आता था, जिससे टच स्क्रीन को मैं चलाते चलाते अपने हाथ से कंट्रोल कर सकता एग्जैक्टली। था। अब वो दोनों कार उसमें एलिमिनेट कर दिया गया है, विच इज थोड़ा सैड लगा मुझे देख के। बट लेकिन अगर हम लोग स्पेस एंड कंफर्ट की बात करें तो आई थिंक iX1 इज स्लाइटली बेटर। कलर्स हाँ, मैं बोलने वाला था, ये लाइट कलर्स का यूज किया गया है इधर कंपेयर्ड टू द EQ है, एंड उसकी वजह से शायद ये कैबिन ज्यादा स्पेशियस फील होता है। पीछे की सीट चल के देखिए कैसा स्पेस है। जरूर, लेट्स गो देयर। वेल बिलाल, या सो फर्स्ट इंप्रेशन, फ्लोर हाइट थोड़ी ऊंची है, तो जिसकी वजह से माय लेग्स आर अप। वो ऊंची है क्योंकि बैटरी प्लेस है Correct. फ्लोर में, बट उस वजह से मेरा अंडर थाई सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। नाउ मेरा हाइट है 5 फीट 9 इंचेस का, मेरा भी ऑलमोस्ट 5'7" है। सो लेग रूम में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर सीट तकरीबन मेरे सीट पे भी अच्छा है, है, हेडरूम भी डिसेंट है, मतलब मेरे साइड से हिसाब से काफी। लेकिन जो इसके लिए बेनिफिशियल है, इसके लिए जो है कि इसका रूमीनेस, विजिबिलिटी, एग्जैक्टली रूमीनेस है, काफी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। सेंस ऑफ स्पेस हो रहा है कि मेरे पास काफी स्पेस है Correct. कैबिन में। अगर लाइटर इंटीरियर्स, बिगर विंडोज, लार्ज पैनोरामिक सनरूफ, सब कुछ इसके जो रूमीनेस को एनहांस करने में काफी हेल्प करता है। बट एक वेंट का, एसी वेंट का कुछ इशू था। एग्जैक्टली, ये मुझे एक दिक्कत है कि ये थोड़ा नीचे प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से सिंस आई सिट अप, मेरा लेग इसको नी ऊपर है हमारा, हाँ, तो ये awkward position वेंट जैसे। कवर अप हो जाता है, तो मेरे पैरों को अच्छा खासा ठंडक मिल जाता है, बट वो फेस फेस तक आने में टाइम लगता है, विच इज अगेन द चैलेंज। बट स्टिल दैट इज फाइन, दैट इज समथिंग दैट यू कैन लिव विथ। आई थिंक सेंट्रल आर्मरेस्ट मिल जाता है। वैसे तो ये सीट दो लोगों के लिए बनी है, तीसरा कोई यहाँ पे बैठ सकता है। फ्लोर काफी रिलेटिवली फ्लैट है, फ्लैट तो है, लेकिन अगर क्योंकि हम जैसे कोई बैठ गया तो फिर तीसरे बंदे को शोल्डर रूम शायद थोड़ा टाइट पड़ सकता है। बट अदरवाइज काफी कंफर्टेबल स्पेस है, हेडरेस्ट आपको मिल जाता है, एडजस्टेबिलिटी। इवन द रिक्लाइन इज कंफर्टेबल, जो सीट का रिक्लाइन है बैठने में कंफर्टेबल है। सो इट्स प्लेसमेंट इज परफेक्ट। बस फ्लोर हाइट अगर थोड़ा और बेटर होता तो, बट वो इलेक्ट्रिक कार्स में नहीं इलेक्ट्रिक एक्सपेक्ट कार्स के लिए कॉमन एस्पेक्ट है, सारे इलेक्ट्रिक कार्स में मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसका बूट स्पेस कैसा है। बूट स्पेस, ठीक है। बट ऑन द बॉटम लाइन मुझे इसका विजिबिलिटी एंड सेंस ऑफ स्पेस अच्छा लगा, जो EQ में देख के पता चलेगा कि कैसा है। बिल्कुल, पहले बूट स्पेस देन EQ। जो iX1 का बूट स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, इट मेजर्स ऑलमोस्ट 500 लीटर, 490 टू बी एग्जैक्ट, और ये काफ़ी वाइड है। एक्सेसिबिलिटी के लिए उसका जो लोडिंग लिप है वो काफ़ी नीचे है और काफ़ी डीप भी है। पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसका जो स्पेयर व्हील है ये काफ़ी जगह खा जाता है इसके बूट स्पेस की। तो अगर आपको अपना सामान लेके जाना है विद द स्पेयर व्हील तो वो जो 500 लीटर का बूट स्पेस है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो फिलहाल हम EQA के अंदर आए हैं, काफ़ी डिफरेंट सेटअप है। ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं EV में बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं स्टैंडर्ड GLA में ही बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है। कंपैरेटिवली जहाँ वहाँ पे स्पेस, सेंस ऑफ स्पेस जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था वो यहाँ उतना नहीं हो रहा है। वहाँ पे फ्लोटिंग टच सेंटर कंसोल था, यहाँ पे वेरी बेयर बेसिक है। और यहाँ पे जो मैंने आप पहले बताया कि यहाँ पे जो आई ड्राइव कंट्रोलर हुआ करता था या फिर जो ट्रैक पैड हुआ करता था, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे जस्ट एक स्पेस दे दिया गया है। स्पेस तो है थोड़ा सामान रखने के लिए, दैट इज नाइस, बट फीचर्स के मामले में EQA इज बेटर। यू नो द लिस्ट, यहाँ पे यू गेट अ 360 डिग्री व्यू कैमरा, यू गेट अ ड्राइवर हेड अप डिस्प्ले, वहाँ पे नहीं मिलता। एंड अगेन यहाँ पे पैसेंजर को भी मेमोरी फंक्शन दिया है, एंड आपको 3 स्टेप है, यहाँ पे भी 3 स्टेप है, वहाँ पे सिर्फ ड्राइवर को मिलता है, वो भी सिर्फ 2 स्टेप। सो अगेन फीचर्स के मामले में थोड़े एनहांसमेंट्स है, बेहतर है। अदर एस्पेक्ट्स तो है ही, आपको यहाँ पे भी एक 10.25 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, वहाँ पे 10.7 इंच का था, वो थोड़ा बड़ा फैंसी दिखता है विद द कर्व डिस्प्ले, बट यहाँ पे MBUX है। एग्जैक्टली, यूजेबिलिटी अच्छी है, यूजर इंटरफेस अच्छा है, काफी इवन कोई नया यूजर रहेगा उसके लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड है, हाँ, काफी सिंपल है। अनदर थिंग, स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे आपको मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग मिल जाता है, साथ में आप इससे कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने डिस्प्लेस को। एग्जैक्ट, जो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे जो उसका स्टीयरिंग है iX1 का वो दिखता बहुत अच्छा है, और उसका जो कंट्रोल्स है वो बहुत बेकार है। लेकिन यहाँ पे आपको टच सेंसिटिव कंट्रोल मिलते हैं, जो मेरा फेवरेट फीचर तो नहीं है, लेकिन अभी यूज टू हो चुके हैं सारे मर्सिडीज कार्स में, आपको यही मिलता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे आप कंट्रोल्स भी AC एंड अदर इन कार फंक्शंस, फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं।
क्विक एक्सेस कंट्रोल्स है यहाँ पे, हर चीज के टच स्क्रीन पे निर्भर रहना पड़ता था, एग्जैक्टली वो यहाँ पे नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है EQA की थोड़ी सी। बट जो ओवरऑल मैंने सेंस ऑफ स्पेस की बात की, यहाँ पे ब्लैक ऑल ब्लैक कैबिन का थीम फॉलो किया गया है। Exactly. इवन जो अपहोल्स्ट्री है वो लेदर अपहोल्स्ट्री है, थोड़ा रिसाइकल मटेरियल है, हम्म, और जो सीट्स का जो फील है वो सॉफ्टनेस नहीं है जो वहाँ पे था, थोड़ा सपोर्ट उतना थोड़ा लैक करता है, उतना अच्छा नहीं है। और इसका सीट्स भी थोड़ा सा सख्त लग रहा है, कुशनिंग है वो थोड़ा हार्ड है। लेकिन एक अच्छी बात है, सेंटर कंसोल में एक्सेसिबिलिटी बेटर है और ज्यादा स्पेस मिल जाता है। एक्चुअली यस, वहाँ पे नेक्स्ट टू नथिंग Nothing था, और था। प्लस वो अच्छे से इसको डिजाइन भी नहीं किया, एक्सेस भी नहीं था, तो वो एक अच्छी बात है यहाँ पे। चलिए पीछे के सीट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कैसा है वहाँ पे। लाइक इमीडिएटली बैठने के साथ यू रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे स्पेस जो है कम अलग- नहीं है, बट जो फ्लोर है वो काफी ऊंचा है, सो उसकी वजह से ये जो पोजीशन है बैठने का, मतलब नीज काफी ऊपर है, और जो अंदर सपोर्ट है वो तो है ही नहीं। आई थिंक ये फ्लोर हाँ ऊंचा तो है ही, साथ इसके सीट भी थोड़ा सा लो है। काफी लो है। ये एग्जैक्टली ये लो है, वहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा था तो थोड़ा अंडर साइड सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज जो होता था वो कम हो जाता, यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रहा। यहाँ पे इवन आप साइड वेज भी रखना चाहे तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। एक्चुअली हेडरूम भी मुझे टाइट लग रहा है, पर लेग रूम काफी अच्छा है यहाँ पे। यू कैन सी लेग रूम अपने मेरा 5 फुट 9 इंचेस एंड योर 5 फीट 7 इंचेस टॉल लेंथ के हिसाब से भी काफी अच्छा है, लेग रूम मिल जा रहा है, नी बिल्कुल नहीं हिट हो रहा। आई थिंक विंडो हाइट थोड़ी ज्यादा है, जो सिल की हाइट है वो ज्यादा है। जैसे हमने पहले बात किया था, यहाँ पे वो रूमीनेस जो नहीं मिल रहा, उसकी वजह से नहीं मिल रहा। इवन अगर मतलब हम दो जन को ही ये कैबिन टाइट लग रहा है तो थर्ड पर्सन को यहाँ पे बैठाना बिल्कुल जगह नहीं है। रियली टाइट। ये कप होल्डर्स यहाँ पे भी मिलते हैं, बट ये ऐसे आउटवर्ड ओपनिंग वाले हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है इसको यूज करना एक्चुअली। बहुत काफी कॉम्प्लिकेटेड। स्पिलेज यहाँ पे ज्यादा शायद हो सकता है। अगर मुझे थोड़ा अजीब लगा वो ये बार जो पैनोरामिक सनरूफ की जगह पे है, हेडरूम भी थोड़ा टाइट है। सो अगेन दिस ब्लैक कैबिन ऑल स्पेस जो है इतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा है मुझे इन कंपैरिजन। ऑल थिंग कंसिडर्ड, आई थिंक फीचर्स के मामले में आई थिंक इट्स द EQA दैट टेक्स द अपर हैंड, बट कंफर्ट और स्पेस के मामले में iX1 का iX1 बिल्कुल। खत्म करने से पहले इसका बूट स्पेस भी देख लेते हैं कैसा है। iX1 के बराबरी में EQA का बूट स्पेस थोड़ा कम है, इनफैक्ट काफ़ी कम है, ये 340 लीटर्स का है, लेकिन दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। दिखने में ये उतना कम नहीं लगता है, यूजेबल स्पेस काफ़ी मिल जाता है। सबसे बड़ा बात तो ये है कि आपको यहाँ पे स्पेस सेवर नहीं है तो पूरा बूट आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे थोड़े और आइटम्स रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता, यहाँ पे आपको एक पंचर रिपेयर किट ही मिलता है, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आजकल सारे गाड़ियों काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स ये अप्रोच ले रहे हैं, तो वो उतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे एक चीज़ जो iX1 के बारे में यहाँ पे अच्छी लगी, ये काफ़ी फ्लैट है, तो ये अगर आप सामान लोड करना इसमें शायद थोड़ा और आसान होगा। यहाँ पे आप अगर बैठ भी जाते हैं तो अच्छा खासा मिल जाता है स्पेस। सो चलिए अब बात करते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में, और हम बैठे अभी BMW iX1 में। सो सेशन, हाउ डू यू लाइक द ड्राइविंग डायनामिक्स इसका iX1? मैंने दोनों चलाई है गाड़ी, काफ़ी क्विक है, इसका एक्सेलरेशन काफ़ी बढ़िया है और मुझे काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि उसका बेनिफिट ऑफ कोर्स ये है कि आपको इंडिया में 2 ड्यूल मोटर सेटअप मिल जाता है। पावर फिगर्स भी काफ़ी बढ़िया है, राइट? ऑलमोस्ट 308 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज जो डुअल मोटर सेटअप है उसका जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी क्विक है। बट उससे भी बेहतर आपको एक चीज़ इसमें मिलती है जो आपको शायद EQA में नहीं मिलती, और वो है ये। अगर आपने देखा नहीं, बिलाल ने अभी क्या किया, यहाँ पे आपको एक सिंगल पैडल शिफ्टर मिल जाता है गाड़ी में, जिससे आपको मिलता है 10 सेकेंड का बूस्ट, जो यहाँ पे गाड़ी का पूरा पावर और टॉर्क एक साथ आपको मिलता है, और वो क्विक एक्सीलरेशन जहाँ पे आप वो 0 to 100 स्पीड को काफ़ी क्विकली कर सकते हो। आई कांट इवन काउंट कितना फास्ट है, बट जो एक्सेलरेशन है वो फास्ट है। आपको ऐसा लगेगा पंच इन द गट वाला एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। एक सीट पे पूरा पुशबैक मिल जाता है, एंड आप कितना भी उसके लिए तैयार हो उससे आप मिस नहीं होंगे, क्योंकि आपको मिलेगा दैट एक्सेलरेशन, दैट इंस्टेंट पुश
वो इस गाड़ी में है और और जो- वो मिसिंग है EQA। EQA में, बिकॉज जब जो मैन्युफैक्चरर्स ने EVs बनाना शुरू किया था, उन्होंने सारा हॉर्स पावर, सारा टेक्नोलॉजी देना शुरू कर दिया था, और हर मैन्युफैक्चरर्स ने ये किया है। सो हमें EQA से भी सेम एक्सपेक्टेड था कि हाँ उसमें भी उतना एक्सेलरेशन होगा, बट जो सिंगल मोटर सेटअप EQA में मिल रहा है, आई थिंक वो इतना क्विक नहीं है। उसमें 250 इंटरनेशनली आपको शायद मिलता है डुअल मोटर सेटअप EQA का, करेक्ट, वो इंडिया में मिलता है। यस, या यू हैव द 350 प्लस, यहाँ पे आपको 250 प्लस ही मिलता है। और जिसका हॉर्स पावर इससे ज्यादा है, जिसका आउटपुट इससे iX1 से ज्यादा हाँ, है, वो iX1 के लिए एक बेहतर कंपटीशन हो जरूर सकता बनता। था। यस, लेकिन फिलहाल तो इंडिया में आपको EQA सिर्फ एक वर्जन में मिलता है, वो है 250 प्लस, और सिंगल मोटर के साथ मिलता है। लेकिन उसके बारे में हम और इत्मीनान से बात करेंगे, अगली गाड़ी में हम EQA में जाने वाले हैं, हाँ, वहाँ पे हम उसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे। बट iX1 की बात हाँ, करें, अगर उसको आप इतना भगा नहीं रहे हो जैसे मैंने अब भगाया, तो उसका जो एवरीडे ड्राइवेबिलिटी है वो भी इतना बुरा नहीं है। ये हाँ। स्मूथ है, इजी टू ड्राइव है, और कंफर्टेबल है कंपैरेटिवली। करेक्ट करेक्ट, और रेंज भी डिसेंट है। तकरीबन 400 किलोमीटर का रेंज तो सिंगल चार्ज पे देता ही है, तो उस हिसाब से भी परफॉर्मेंस और रेंज एवरीडे ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से इट्स नॉट अ बैड कार। और आपको अगर एंथुसियास्टिकली चलाना है, सो दिस वन मेक्स फॉर अ गुड बाय, 100% वो तो है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि राइड क्वालिटी इसकी EQA से बेहतर है, स्प्लश है, थोड़ा सा सॉफ्ट सेट किया है ताकि जो अंड्यूलेशन है उसको अच्छे से संभाल पाए। और हम लोग दोनों ने ये महसूस किया है कि या अंदर कैबिन के अंदर हार्शनेस मिनिमल है, और वो एक सबसे अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो EVs पसंद करते हैं उनको अच्छी राइड क्वालिटी भी पसंद आती है। एग्जैक्टली, एंड जो iX1 ने सरप्राइजिंगली मैनेज किया है, मे बी इट बॉयज डाउन टू जो एलॉय व्हील्स का जो साइज है। यहाँ पे आपको Exactly. मिलते हैं एक साइज छोटे एलॉय व्हील्स। और मैंने अगेन पहले कंप्लेन की थी कि आपको यहाँ पे एक साइज छोटे मिलते हैं, बट लेकिन वो कंप्लेन नहीं थी, हाँ, वो इसके बेनिफिट में उसके काम आई बेनिफिट में आ जाता है, actually। क्योंकि छोटे व्हील्स होने के कारण इसका राइड क्वालिटी थोड़ा बेहतर हो जाता है, और दैट वर्क्स इन इट्स फेवर। हैंडलिंग की भी बात करें तभी भी यहाँ पे थोड़ा ये है काफी- BMW आफ्टर ऑल, तो हैंडलिंग तो अच्छी होनी ही है। ये क्विक है, डायरेक्ट है, और आपको पता है एवरी सिंगल टाइम आपका स्टीयरिंग क्या कर रहा है, आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, और उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है अगर आप इसे फास्ट जी हाँ। चला रहे हो तो। जी हाँ, मैं लाइट स्टीयरिंग का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मुझे थोड़ा हेफ्ट पसंद है, थोड़ा सा फीडबैक मिले वो अच्छा लगता है, बट EVs में उतना पॉसिबल नहीं होता हमेशा, और इसका स्टीयरिंग लाइट। लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आती, इवन आप जब हायर स्पीड्स करते हैं, इवन ट्रिपल डिजिट स्पीड्स टच करते हैं, काफी स्टेबल काफी स्टेबल है, प्लांटेड लगती है, कॉन्फिडेंस पूरी तरह से मिल जाता है, और वो मुझे इस गाड़ी की एक प्लस पॉइंट लगती है। और उससे विजिबिलिटी भी अच्छा है, कंट्रोल अच्छा है। सो अगर आपको एंथुसियास्टिकली चलाना है, the iX1 इज रियली गुड बाय। 100%। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ डिसाइड कर ले, EQA भी चला के देख लेते हैं और पता करते हैं कि वहाँ पे वैसा है परफॉर्मेंस। तो बिलाल, iX1 तो चला लिया, अभी हम EQA में हैं। हाँ, थोड़ा डिफरेंट सेटअप है यहाँ पे, एज यू नो। काफी शांति है यहाँ पे, मतलब एक्सेलरेशन क्या है। वेल यस, iX1 जितना एक्सीलरेशन तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये सिंगल मोटर है, वो हाँ। ड्यूल मोटर है, तो And डिफरेंस तो होगा ही। राइट फ्रॉम द स्टार्ट अपेरेंट हो जाता है कि यहाँ पे पावर कम है। यू हैव कितना 180 190 हॉर्स पावर, एक जो ऑलमोस्ट 190 है, और bhp है, टॉर्क भी डिसेंट है, 380। that is a good number, but yes, not as good as, but again it comes back to के उसमें ड्यूल मोटर सेटअप है। मर्सिडीज ग्लोबली एक ड्यूल मोटर सेटअप ऑफर करती है जो यहाँ IQ के करना साथ, जो चाहिए इंडिया था। में अभी नहीं हाँ। मिल रहा है। बट ठीक है, फॉर अ सिंगल सेटअप जो यहाँ पे है उसके हिसाब से एक्सेलरेशन बुरा नहीं है। जो ड्राइवेबिलिटी है वो भी स्मूथ है। इसका जो मोटर है, जो अगर आपको, जब मैंने बताया कि अगर आपको ऑफिस कम्यूट्स करना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, उसके हिसाब से एवरीडे ड्राइवेबिलिटी के लिए इट्स जस्ट अ गुड इनफ कार टू गेट यू फ्रॉम पॉइंट A to पॉइंट B। Well, that's true to a sense, but I think that fun element is there. जो EV से आप expect करते हैं, the quickness is there, even from the like traffic condition में भी, it will be on its toes. Of course, वो भागेगी नहीं iX1 की तरह, but लेकिन it does its job well, and Mercedes का वही इरादा था जब when they EQA को लाने का,
was to give a comfortable everyday EV हाँ. that could also give you some amount of fun. Okay. तो वो ये गाड़ी मुझे लगता है पूरा करती है. एंड उसके अलावा मुझे ये भी अच्छा लगा कि यहाँ पे आपको रीजन मोड्स जो मिलते हैं वो बेटर है, पैडल शिफ्टर्स में मिल जाते हैं. BMW हाँ. अगेन सब चीज के लिए टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन ओपन करो, वहाँ पे सेटिंग में जाओ, सेटिंग में ओपन करके वो ऑप्शन ढूंढो, उसके अंदर 4 ऑप्शंस है, फिर उसमें आप अडेप्टर सेलेक्ट करो. इतने सारे मेथड है सिर्फ रीजनरेशन के लिए. हाँ, अभी हम गाड़ी चला रहे, आई कैन जस्ट मैं यहाँ पे सिर्फ अभी हम गाड़ी चला रहे हैं और मैं सिर्फ ये पैडल शिफ्टर्स को टैप करके रीजन मोड को चेंज कर सकता हूँ. BMW में आपको पार्क करना पड़ेगा गाड़ी को, देन आपको सारे मेन्यू में से ढूंढना पड़ेगा, वो थोड़ा हैसल है. यहाँ पे वो कंफर्ट मिलता है और रीजन इसका काफी बेहतर है मुझे लगता है. वन पेडल सेटअप में नहीं कहूँगा इसे क्योंकि जो हाईएस्ट सेटिंग पे भी थोड़ा हार्शनेस है द वे इट एक्टिवेट्स. वो तो है, आई एग्री, बट मुझे लगता है कि वन पेडल सेटअप इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस के लिए उतना सूटेबल नहीं लगता. यहाँ पे लोगों का जो मिजाज है वो थोड़ा इरेटिक होता है. तो वहाँ पे मैं चाहूँगा कि कंट्रोल थोड़ा मेरे हाथ में हो, जो यहाँ पे मिलता है मुझे. जैसे कि अभी हम चला रहे हैं, मैं मैक्सिमम रीजन पे हूँ और ये जितना मुझे इधर दे रहा है, ये जो रीजन ब्रेकिंग दे रही है वो बुरा नहीं है, काफ़ी डिसेंट है. बट उसका एग्जीक्यूशन थोड़ा स्मूथ हो सकता था. अग्री उस बात पे मैं आपसे सहमत हूँ. राइड एंड हैंडलिंग और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बहुत अजीब लग रहा है ये कहने में, क्योंकि इतने सालों से हम जब गाड़ियाँ चला रहे, BMW ऑलवेज ऑफर थोड़ा स्पोर्टी राइड जो बहुत स्टिफ होती थी, और मर्सिडीज काफी कंफर्टेबल राइड ऑफर करती थी. प्लश क्वालिटी रहती है, राइड क्वालिटी काफी कंफर्टेबल. यहाँ पे उल्टा हो चुका है. यहाँ पे उल्टा है. जी हाँ, EQA का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर साइड पे सेट है, उसके वजह से जो बम्प्स हैं छोटे मोटे भी कैबिन के अंदर फील होते हैं. एग्जैक्टली, अभी फील होता है. ये रास्ता इतना स्मूथ नहीं है, बट मुझे हर एक इरेगुलरिटी फील हो रही है. आई एम जस्ट जिगलिंग ऑल द वे. वो है, उस मामले में iX1 बेहतर है. जी हाँ, नॉइस आइसोलेशन थोड़ा बेहतर है. यहाँ पे आपको जो रोड नॉइस है वो कम ही मिलता है. दिस आई एग्री, यस. इनफैक्ट वो दोनों में सिमिलर है, क्वाइट इक्वली. दोनों का जो NVH लेवल से काफी मैच्ड है. तो उस मामले में दोनों EVs काफी बढ़िया है. दोनों मैच है. स्टीयरिंग के मामले में भी नॉट एग्जैक्टली एज क्विक, मतलब दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, बट दोनों काफी इक्वली मैच है व्हेन इट कम्स टू स्टीयरिंग. जी वो तो है बिल्कुल. हैंडलिंग के मामले में जैसे हमने कहा था कि ये भी स्टेबल लगती है, ये भी प्लांटेड है. जी हाँ, लॉन्गर व्हील बेस तो है, लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट है उसके वजह से वो थोड़ा कवर अप हो जाता है उसका स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस. तो इवन अगर आप थोड़ा एग्रेसिवली किसी कॉर्नर को लेते हैं, जैसे कि हमने देखा आपने iX1 में किया, फिर भी अनसेटलिंग नहीं लगेगा, गाड़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगेगी. एंड मुझे लगता है वो इसे एक अच्छा पैकेज बनाता है, एक बैलेंस्ड पैकेज बनाता है. दैट इज फॉर श्योर. सो अगेन इसके बायस थोड़े वेरी स्पेसिफिक हो जाते थे. जिनको स्पोर्टी डायनामिक्स चाहिए, दे माइट हाँ, उनको थोड़ा यहाँ पे कमी जरूर महसूस होगी, मैं मानता हूँ. तो चलिए इसी बात पे हम प्रेफरेंस डिस्कस करते थे. दोनों में से अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपका चॉइस कौन सा होगा? आपको मेरा आंसर पता है. जी हाँ, तो मेरी जितनी भी कोशिश थी EQA को सपोर्ट करने की, उसके बावजूद अगर मैं प्योरली परफॉर्मेंस और ड्राइवेबिलिटी की बात करूं तो जी हाँ, iX1 बेहतर है. वो मुझे भी लगता है कि इससे थोड़ी बेहतर है परफॉर्मेंस. तो चलो बिलाल, अभी आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे, क्योंकि हम EVs के बारे में बात कर रहे हैं. रेंज, बैटरी और चार्जिंग काफी इम्पोर्टेंट है. स्पेक्स तो बताइए, यू आर मोर वेल वर्स्ड. EQA है, EQA में है बड़ा बैटरी पैक 70 किलोवाट आवर का, और जो iX1 है ये थोड़ा छोटा है 66.5 किलोवाट आवर. बट मोर इम्पोर्टेंटली, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो EQA है वो सिंगल मोटर सेटअप के साथ आता है. वहाँ पे मोटर एक ही है, तो कंजम्पशन कम है इन कंपैरिजन टू द डुअल मोटर जो iX1 में लगा हुआ है. तो जो इसका क्लेम रेंज है वो भी अलग है. हाँ बिल्कुल, इसका BMW का क्लेम रेंज तकरीबन 417 किलोमीटर से लेके 440 किलोमीटर का रेंज कंपनी का दावा है. वहीं EQA में आपको 497 किलोमीटर या फिर 560 किलोमीटर तक का मैक्सिमम रेंज सिंगल चार्ज से पा सकते हैं. रियल वर्ल्ड अगर देखा जाए तो जो हमने चलाया है, जो हमारा EV का एक्सपीरियंसेस है, तो उससे मुझे लगता है कि iX1 जा सकती है 400 से थोड़ा 410 किलोमीटर के
जो डिस्टेंस कवर कर सकती है एक सिंगल चार्ज में। और इन कंपैरिजन जो EQA है वो जा सकती है नियर अबाउट 500 किलोमीटर, जस्ट अबाउट 500, या अगर आप और अच्छे से चलाओ तो शायद 500 क्रॉस भी कर सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो तकरीबन 100 किलोमीटर का फर्क है। ये बड़ा नंबर है, छोटा मोटा नंबर नहीं है। और दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर मेरे हिसाब से फॉर दिस पर्टिकुलर पैरामीटर, बिकॉज 100 किलोमीटर काफी। अगर आप सिटी में चला रहे हैं, आप ओकेजनल हाईवे रन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसको Range मद्देनजर तो रखते हुए देखें तो important है। काफी बड़ा नंबर है। तो बिलाल मेरे लिए स्कोर से पहले मैं हाँ, बता दूं कि स्कोर चार्जिंग से पहले। कैपेसिटी है दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। 130 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग दोनों सपोर्ट करते हैं। चार्जिंग टाइम्स भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। और अगर आप एसी स्लो चार्ज यूज कर रहे हो वो भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि बैटरी साइज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है और जो कैपेसिटी है वो भी सेम है। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द रेंज। यस, तो उस मामले में तो सेम है दोनों गाड़ियाँ। रेंज की बात करूँ, जी हाँ, काफ़ी इम्प्रेसिव नंबर है EQA का। एंड ऑल्दो मुझे ड्राइविंग डायनामिक्स एंड परफॉर्मेंस में X1 तो पसंद आई थी। आपने हम लोग का पिछला डिस्कशन देखा ही था। लेकिन अगर मैं रेंज पे आऊँ तो यहाँ पे विनर मेरे लिए EQA है। ये स्कोर मेरा इसके लिए जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स 100 किलोमीटर दैट्स अ बिग नंबर, तो मेरे लिए तो EQA सेंस करता है। पर मैं आई थिंक आई स्टिक विद द iX1 बिकॉज जो 100 किलोमीटर का रेंज है वो आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज उसके ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए, बिकॉज चलाने के लिए जो डुअल मोटो का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू द EQA। और ये iX1 का कैरेक्टरिस्टिक भी है चलाने में जो EQA काफ़ी मिस आउट कर जाती है। तो जो 100 किलोमीटर का जो गिव एंड टेक है आई स्टिक विद द iX1 और मेरा स्कोर जाता है iX1 के लिए। हाँ जी, 400 किलोमीटर भी कम नहीं है, काफ़ी बढ़िया नंबर है। तो जी हाँ, परफॉर्मेंस भी इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए तो EQA है, बिलाल के लिए iX1। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या आप रेंज प्रेफर करते हैं या फिर परफॉर्मेंस। तो चलिए चलते हैं प्राइसिंग और वर्डिक्ट की तरफ। तो बिलाल, वर्डिक्ट का समय है। प्राइसिंग दोनों की काफी सिमिलर है, तकरीबन 2 लाख का ही फर्क है। लेकिन हाँ, ये सेगमेंट होती है 71 लाख ऑन द रोड, वो जाती है ऑलमोस्ट 69 लाख रुपीस ऑन द रोड मुंबई। लेकिन सेगमेंट को देखते हुए वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कोई भी बायर के लिए वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है? जी हाँ, वो है क्योंकि जो EQA है दिस ऑफर्स यू मोर फीचर्स, मोर टेक, एंड ये रेंज भी बढ़िया ऑफर करती है। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ज्यादा। और And जो बहुत मॉडर्न सारे ईवी EV बायर के है लिए- जिनको रेंज एंजाइटी है उनके लिए 100 किलोमीटर मायने रखता है। लेकिन iX1 वही बेटर स्पेस, कंफर्ट देता है और साथ ही साथ ड्राइवेबिलिटी। ड्राइवेबिलिटी कंफर्टेबल के साथ साथ ये परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छी है। तो आप पे डिपेंड करता है आपके लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, टेक एंड रेंज या कंफर्ट एंड ड्राइवेबिलिटी, क्योंकि बाकी मामलों में काफी सारे सिमिलैरिटीज हैं दोनों और कार्स हर चीज ऑलमोस्ट सिमिलर करती है, बट और बढ़िया तरीके से करती है। हाँ, बट फिर भी ये देखा जाए तो उनका कैरेक्टर काफी अलग हो जाता है। तो इन दोनों में से आपकी कौन सी चॉइस रहेगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप कारण भाई को फॉलो करते रहे। और आगे अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशंस है उसे भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि हम उनका आंसर आपको जल्द से जल्द पहुंचाएं। और कारण भाई हिंदी को फॉलो करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। सेशन और बिलाल लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं।